बच्चा बाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और भैया तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिखने लग जाएं। हाँ, दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। भैया एक बाल बहुत कर देता है तंग, कहाँ से आए हो तुम। हाँ, हेलो अर्पित, अवनी, अभी, अंकिता, रजनी, हेलो बेटा, हेलो शिवा, अभय, शिखा, मुझे अपना ही नाम लेना पड़ रहा है, जानवी, प्रतिभा, अनुष्का, गुड इवनिंग बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। और भाई देखो, आज सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, पढ़ने का मन कर रहा है? जल्दी से बताओ, सच्ची से बताओ, पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ, पढ़ने का मन कर रहा है? बताओ जल्दी से। बच्चे आके कह रहे हैं मैडम नो डाउट। मतलब पहला ही उनका सब हो रहता है मैम नो डाउट। जी मैम, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस मैम, कुछ कह रहे हैं नो मैम। यस मैम, यस मैम, मस्त मैम, नो मैम, नो 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 मैम। हाँ, एक्चुअली देखो, इतने सारे त्योहार गए, इतनी मस्ती, इतना एंजॉय किया आप लोगों ने, है ना। और उसके बाद सडनली एकदम से क्लास आ गई बीच में, तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आपको पता है अभी 2 दिन बाद फिर बहुत मतलब यूपी में भी बहुत जगह छठ पूजा मनाया जाता है। बहुत जगह क्या, बहुत ही मतलब रेयर ऐसे मतलब लोग होंगे जहां पर नहीं मनाया जाता होगा। अदरवाइज यूपी में भी बहुत अच्छे से, मतलब बिहार में बहुत ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है, बट यूपी में भी छठ पूजा मनाई जाती है। और जहां तक मुझे पता है, छठ पूजा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका होगा, है ना। तो घर में अभी भी थोड़ा बहुत माहौल होगा त्योहारों वाला। और अभी त्योहार गए हैं और इतनी अच्छी खासी छुट्टी आती है तो पढ़ने का तो मन ऑब्वियसली नहीं करता। सच्ची बता रहे हैं, मतलब मैं कल घर से अपने वापस आ रही थी जब दिल्ली के लिए, मुझे भी इतना रोना आ रहा था। मतलब मेरी फैमिली इतनी इमोशनल हो रखी थी, मैं खुद इमोशनल हो रही थी। मुझे इतना टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गए थे अपने घर गए हुए, और 1 साल से मैं अपने घर वालों से मिली ही नहीं थी। और वो अगर मैं इस दीपावली पे घर ना जाती तो 1 साल से ऊपर हो जाता अपने अपने लोगों से मिले हुए। तो इतना दुख हो रहा था मतलब आते वक्त, और वो गिनी चुनी छुट्टियां थी, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं जाना अभी, ये सुकून भरी जिंदगी, फिर से वापस काम। लेकिन हाँ, ये जो काम होते हैं ना बेटा, ये हमको लगता है एक टाइम के लिए प्रेशर, फिर क्या होता है अगर ये जीवन में ना रहे ना, तो जीवन ही मतलब नीरस है, फिर जीवन बेकार है। असली मजा काम में होता है, कर्म में होता है। तो मुझे पता है आज आप लोगों का भी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन पता है आपको, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी गई थी, घर गई थी। और बच्चे पता है, मैं कल अब घर से जब निकल रही थी सुबह का टाइम, बच्चे अभी भी अपनी साइकिल पे, आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हैं कुछ, तो वो वहां से आ रहे होते हैं। तो मतलब आ रहे थे तो सबसे मतलब मैं मिली, बच्चों से मिली थी, कुछ बच्चों से मिली थी। तो बच्चों से मिला तो मैंने कहा अभी भी तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ मैम पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि क्लास तो है, पैसे दिए हैं तो पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मन कर रहा है? हाँ मैम मन कर रहा है, पढ़ ले रहे हैं। तो मतलब ये होता है बच्चों के अंदर। तो पढ़ने का कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता है, तो मस्ती करते करते, थोड़ा थोड़ा करते पढ़ के फिर वापस से रिदम में तो आना पड़ेगा, है ना। आना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, अब मुझे पता था ये सवाल कब मेरे सामने आएगा कि मैम क्लास कैंसिल करा दीजिए ना, आज क्लास कैंसिल करा दो। बेटा जी, तुम्हारी क्लास लेने के लिए मैं इतनी दूर से आई, अगर मुझे क्लास कैंसिल करना होता तो मैं 2 छुट्टियां और घर ना बिता के आई होती। हाँ, कैंसिल तो शिखा मैम की क्लास नहीं होती, पर पर हम आज की क्लास को बहुत मजे लेते हुए, बातें करते हुए, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्लास भी पूरी हो जाए और धीरे धीरे हम अपने रिदम में आ जाए, ठीक है। एकदम से मैं कहूँ यहाँ चैप्टर पढ़ेंगे, अब भूल जाओ, छुट्टियां, पढ़ाई करेंगे, वो 10th वालों के लिए, तुम्हारे लिए भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का चैप्टर। स्टार्ट किया जाए आज का चैप्टर, बताओ जल्दी से। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। चीका हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं काका कालेलकर जी का चैप्टर, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। अच्छा, कितने बच्चे जानते कस्तूरबा जी कौन थी? चलो बताओ।
कितने बच्चे जानते हैं कस्तूरबा जी कौन थी? एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा आप लोग। हाँ बताएं, तब से आप लोग आंसर करेंगे। हाँ जी, गांधी जी की पत्नी। ओके, पर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग ये चैप्टर था, बच्चों ने बहुत ज्यादा लिखा था कि मैम ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो भाई फिलहाल आज का ये चैप्टर मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने भी वाला है ना? हाँ जी। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें कस्तूरबा जी की, तो बिल्कुल गांधी जी की वाइफ का नाम यानी उनकी धर्मपत्नी जी का नाम था कस्तूरबा। ठीक है, तो चलिए, निष्ठा की मूर्ति। अब ये निष्ठा शब्द यहां पर एक और आ रहा है, निष्ठा मूर्ति। आप लोगों को पता है निष्ठा मूर्ति का अर्थ क्या होता है? अच्छा, निष्ठा का मतलब क्या होता है बताओ, फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। जल्दी से बताओ, निष्ठा का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। हाँ, निष्ठा। हम बोलते हैं ना, मूर्ति का मतलब तो आपको पता है, स्टैचू बोला जाता है। निष्ठा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? किसी भी बच्चे को? तेजी से जा रहे हैं। नहीं मैम, विश्वास, सच्चाई। नहीं नहीं, ये तो नहीं होता। सच्ची। ओके, लगन। हाँ, एक सेकंड बेटा बस। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा जी कि निष्ठा का अर्थ क्या होता है, एक सेकंड मुझे कुछ ठीक कराना है, अब भी सही हो गया है, ठीक है। ओके, हाँ, तो निष्ठा का मतलब होता है सच्ची लगन होना। ठीक है, मतलब निष्ठा, हम जब कोई भी काम करते हैं ना बेटा, और हम पूरे अपना एफर्ट्स डाल के करते हैं, पूरी लगन के साथ जिस काम को करते हैं, उसी को हम बोलते हैं निष्ठा। हिंदी में उसे निष्ठा शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो निष्ठा यानी लग्न की मूर्ति, यानी किसी भी काम को पकड़ती थी तो इतने अच्छे से करती थी। उन्हीं के ऊपर पूरा ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लेखक परिचय, फिर पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे। ठीक है, और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी चैटिंग और बातों को मैं कर रही हूं ऑफ, और हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, जो हमारे निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जी का जो चैप्टर है, इसको लिखा है काका कालेलकर ने। किसने लिखा है बेटा? काका कालेलकर ने। तो काका कालेलकर का जो जन्म था बेटा, वो सन 1 दिसंबर 1885 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? तो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। जन्म स्थान की बात करें तो सतारा यानी महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे। भाषा इनकी सरल, बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब जिसको आप अच्छे से समझ सके। प्रवाह युक्त यानी एक फ्लो में चलता था, और खड़ी बोली का ये प्रयोग करते थे। शैली की बात करें तो विवेचनात्मक, विवरणात्मक, व्यंग करना, परिचय देना किसी का, चित्रात्मक। जैसे अभी ये जो चैप्टर पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं परिचय दे रहा है कस्तूरबा जी का, है ना? शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के ये लेखक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो जीवन काल काव्य, जीवन सर्वोदय, जीवन साहित्य एवं हिमालय प्रवास, यात्रा, बापू की झांकियां। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय कार्यकर्ता रहे, यानी स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हिंदी साहित्य में स्थान, दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनका बहुत योगदान रहा है। 21 अगस्त 1981 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 1885 में इनका जन्म होता है 1 दिसंबर को, और मृत्यु कब होती है उनकी भैया? 1981 में होती है। और कब होती है? तो भाई 21 अगस्त को होती है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को हमें डिटेल में करना है। मैं क्वेश्चन अभी पूछूंगी, पहले इनका जीवन परिचय डिटेल में पढ़ा दूं। अब आ जाते हैं इनके जीवन परिचय पर, बात करते हैं। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ था। कालेलकर हिंदी के उन नायक साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र का होकर भी हिंदी सीख कर
अच्छा, ठीक है, ठीक है। हिंदी मतलब हिंदी भाषा नहीं जानते थे। अभी आप देखो मुंबई के अंदर अभी बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा था, वहाँ के लोग जो थे वो प्रॉपर जो यूपी साइड के लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं बेसिकली उन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि नहीं बोल मतलब आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, हिंदी नहीं चलेगी, है ना? तो हिंदी को लेकर ना कहीं आज के टाइम में, पहले तो उतना नहीं था लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ना कड़वाहट आ चुकी है। चाहे वो आप साउथ में चले जाइए, पहले पहले ये सारी चीजें हमें कर्नाटका साइड देखने को मिलती थी, ठीक है? कर्नाटका, तमिलनाडु आप चले जाइए तो वहां पर लोग प्रेफर करेंगे टूटी फूटी इंग्लिश बोलना, पर वो ये बिल्कुल नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो आपसे हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? तो एक कहीं ना कहीं साउथ में ये अभी तक देखने को पाया जाता था, बट अभी रिसेंट में आप देखेंगे कि अभी ये चीज मुंबई में भी स्टार्ट हो गई है। मुंबई में भी प्रॉपर महाराष्ट्र के अंदर इस चीज को लेकर बवाल करा जा रहा है, तो जो कि गलत होता है। मतलब एक भाषा को लेकर विवाद करना और किसी एक विशेष को टारगेट करना, ये बिल्कुल गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यही बात इसके अंदर भी आती है कि उन्होंने कहा कि वो हिंदी राष्ट्र से यानी वो एक ऐसे राज्य से नहीं आते थे जहां हिंदी को इतना महत्व दिया जाए या हिंदी आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी को सीखा था, ठीक है? हिंदी सीखकर उनमें लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने राष्ट्र भाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना। काका कालेलकर ने सबसे पहले हिंदी लिखी और फिर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक व्यापक मतलब बड़ी, ठीक है? अध्ययन के कारण, अध्ययन मतलब पढ़ाई के कारण, मतलब बहुत चीजों के बारे में पढ़ना सीखना, ठीक है, के कारण उनकी गणना देश के प्रमुख अध्यापकों एवं क्या है भाई व्यवस्थापकों में होती है। काका कालेलकर उच्च कोटि के विचारक एवं विद्वान थे। भाषा प्रचार के साथ साथ इन्होंने हिंदी और गुजराती में मौलिक रचनाएं भी की। सन 1981 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो इनका जीवन परिचय था। अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं को लेकर। अब इतना सारी रचनाएं आपको नहीं करनी है, पहले इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं हम लोग। साहित्य परिचय में मैं आपको कुछ अंडरलाइन कर दे रही हूँ, उतना ही आप सब साहित्य परिचय में लिखिएगा, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करें, काका कालेलकर साहब एक सिद्ध हस्त मंझे हुए लेखक थे। हिंदी की भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदी समस्या का सुगम विश्लेषण उनके द्वारा आनंद का विषय था। उनके यात्रा वर्णन में पाठकों को देश विदेश के भौगोलिक विवरण के साथ साथ वहां की विभिन्न समस्याओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी भी होती थी। काका कालेलकर देश की विभिन्न भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्राय अपने ग्रंथों का अनुवाद हिंदी, भारतीय भाषाओं में स्वयं प्रस्तुत करा। इनके विचारों में संस्कृति और परंपराओं में एक नवीन क्रांतिकारी दृष्टिकोण का समावेश रहता था। भाषा शैली की बात करी जाए तो काका कालेलकर साहब की भाषा, अब यहां से शुरू करिएगा, ये सही है। काका कालेलकर साहब की भाषा अत्यंत ही सरल और ओजस्वी थी। उसमें एक आकर्षक धारा जिसमें सूक्ष्म दृष्टि एवं विवेचनात्मक तर्कपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति होती थी। अब इसका अर्थ समझेंगे बेटा कि वो उनकी भाषा सरल होती थी, ठीक है? ओजस्वी मतलब होता था कि जिसको पढ़ने के बाद आपके ऊपर एक प्रभाव पड़े, ऐसी वो रचना लिखते थे। उनमें एक आकर्षक धारा होती थी, मतलब एक ऐसी धारा थी, एक इंटरेस्टिंग, मतलब अपने आप को बोलते हैं ना अपनी तरफ, अपनी रचना की तरफ खींचने वाली भाषा होती थी कि छोटी सी छोटी बारीकियों को वो अपनी रचनाओं में रखते थे, ठीक है? और विवेचनात्मक तर्कपूर्ण यानी तर्क देते हुए रखते थे कि इसका कारण ये हो सकता है। इस तरह की रचनाएं लिखते थे जिससे कि जो पाठक होता था वो उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता था। उनकी भाषा में एक नई चित्रात्मकता के साथ साथ विचारों की मौलिकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। भाषा के साथ साथ उनकी शैली अत्यंत ही ओजस्वी थी। उन्होंने अपने निबंधों में प्राय, यहां से लिखना फिर, उन्होंने अपने निबंधों में प्राय व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कुछ रचनाओं में प्रबुद्ध विचारक के उपदेशात्मक शैलियों का दर्शन होते हैं। आप इतना ही लिखो, सफिशिएंट है। एक सेकेंड, हाँ, अगर अब यहां तक लिखा भाषा शैली पर, अगर इसके साथ आप जोड़ेंगे इनके भाव पर, है ना, तो आप भाव में यहां से 2-3 लाइनें उठा लीजिएगा और मैं वो भी आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। अपनी कॉपी में उतना ही लिखिएगा, ठीक है? इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमारे बुक में इतना बड़ा जीवन परिचय दिया जाता है, डेफिनेटली दिया जाता है, बट हमें पेपर में इतना डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है? हमें 1 से 1.5 पेज का लिखना होता है, सफिशिएंट होता है उतना, ठीक है? तो काका कालेलकर साहब एक सिद्धहस्त मंझे हुए लेखक थे। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदी समस्या का सुगम विश्लेषण उनके आनंद का विषय था। ये लाइन मत जोड़िएगा, यहीं तक लिखिएगा। फिर इसके बाद करिएगा, उनके यात्रा वर्णन में पाठकों के देश विदेश के भौगोलिक विवरणों के साथ साथ वह विभिन्न समस्याओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी भी
होती थी, बस इतना लिखेगा कि उनकी रचनाएं जो होती थी वो जब कभी यात्रा कहीं पे भी जाते थे, यात्रा करते थे, तो वहां पर स्थित भौगोलिक स्थितियों को बताने के साथ साथ, मतलब वहां का ज्योग्राफी बताने के साथ साथ वो वहां की समस्याओं को, उनके सामाजिक जीवन को भी बताया करते थे। ठीक है, तो उनकी जो रचनाएं होती थी वो केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं अपितु सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से इनका जो मैंने अंडरलाइन करा है उतना ही पोर्शन आप साहित्यिक परिचय में, चाहे तो आप कला पक्ष भाव पक्ष अलग मत करिएगा, सब साहित्यिक परिचय, क्योंकि ये गद्य का चैप्टर है, तो आप सब साहित्यिक परिचय टाइटल डालिएगा और यही सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी वो एक साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कृतियां यानी रचनाएं, और रचनाएं में आप कोई भी जो आपको याद हो सके 2 से 3 रचनाएं कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताएंगे, यहां तक सभी को क्लियर है? जीवन परिचय, जीवन परिचय क्लियर है? बताएं, जीवन परिचय क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? बताएं भैया। यस मैडम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा, सबको क्लियर हो गया। तो अब आपसे हम प्रश्न पूछ लेते हैं, है ना? चलो भाई, तो काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? 1885, 90, 95 या 1900 में? चलो बताओ। क्लियर है, ठीक है। क्लियर क्लियर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो भैया ए को लॉक कर दिया जाए? कर दे? ए करेक्ट है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये बताओ कितने बम फोड़े तुम लोगों ने, सच्ची सच्ची बताना। ऑप्शन ए राइट है, बच्चों ने कहा है, तो यहां पर 95.42% बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है। जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने कितने बम फोड़े हैं? अच्छा एकदम बढ़िया से तरीके से फोड़े हैं कि हाथ से ही ऐसे फोड़े जा रहे थे? हम्म, मैं तो गोला बम जो होता है ना, ऐसे वो ऐसे हाथ में ऐसे रख कर ऐसे जला देती हूँ, ऐसे फेंक देती हूँ, फिर बढ़िया तरीके से मैंने बहुत सारे बम फोड़े। बहुत सारे, 105। काका कालेलकर का जन्म स्थान क्या है? नागपुर, सतारा, भंडारा और गोंदिया? चलो बताओ। ऊनी बम, हाँ वो ऊनी बम की बात कर रही हूँ। बम से आवाज जो आती है ना, थोड़ी देर तक कान सुनना पड़ जाता है, ऐसा लगता है चिड़िया बैठ गई है कान पर आकर, फिर थोड़ी देर बाद ये करते करते फिर वो उड़ती है, तब कुछ सुनाई देता है ना। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं हैप्पी दिवाली वो जो होती है ना एकदम अपनी छुरछुरी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है भाई? हाँ, यही बोला जाता है ना, क्या चलाते हैं? मैं तो एक तो उसका नाम भी भूल जाती हूँ। ये सब 2 उठाती हूँ, ऐसे ऐसे करते 1-2 फोटो खींच लेती हूँ, बस हो गई मेरी दिवाली। और फिर या तो अनार अच्छा लगता है, वो भी कोई जलाते तो मैं दूर से ही देख लेती हूँ, पहले तो कूदती थी, अब बच्ची तो हूं नहीं, बड़ा मजा आता है देखने में। फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी, चरखी, हाँ। चलिए भाई, तो बात करी जाए काका कालेलकर का जन्म स्थान कहाँ का था, तो मैडम जी ने बताया था महाराष्ट्र की सतारा में, है ना, जैसे संतरा याद रखते हो ना, संतरा संतरा, है ना, तो संतरा से सतारा याद रख लेना। ठीक है, और 17 याद रखते हो तो सतारा कर देना। ठीक है, बहुत लोग सतारा बोलते हैं, तो सतारा याद कर लेना। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एंड यहाँ पर 90%, 99 पर बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अच्छा, काका कालेलकर का निधन कब हुआ था? 1981 में, 83 में, 85 में या 87 में? चलो बताओ। हाँ, पोल काम नहीं कर रहा बेटा, एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लो। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेटा पुराना वाला जो स्टूडेंट पेज था ना, उस वाले पर आपका डाउट वाला जो स्लाइड्स है वो आने लगेंगे, तो आप उसी पर चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। मे बी बच्चे जो थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने ये बताया था कि मैम हमको यहाँ से ठीक हो गया था, तो आप ऐसा ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए। तो बात करें 1981 में, तो कितने बच्चे सही बोले? 92.8%। काका कालेलकर किस युग के लेखक माने जाते हैं? शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या इनमें से कौनो नहीं? चलो बताओ, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? काका कालेलकर का निधन कब हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रतापगढ़ से है? बताओ, कौनो बच्चा जो प्रतापगढ़ से हो? जब हम ऐसा नाम लेते कोई आता ही नहीं है। ओके, गाजीपुर। ठीक है, मैं हूँ। हो, मैं वहीं आई थी परसों। नहीं, परसों नहीं थी, 20 तारीख को, 21 तारीख को आई थी मैं वहां पर। मेरा मन हुआ कि मैं, अगर वो होता ना अपना कम्युनिटी, तो वहां मैं डालती कि मैं प्रतापगढ़ आई हूँ, कितने बच्चे, मैं यहाँ हूँ, आओ मिलते हैं। लेकिन कम्युनिटी था नहीं, तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई। चलिए भाई, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। शुक्लोत्तर और शुक्ल और शुक्लोत्तर युग दोनों के टाइम के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया, ऑप्शन ए। इसको क्या हो गया है? शो रिजल्ट, 84.12% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए, अब चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। ठीक है, चलो। हाँ, ओके। देखो, मैं वहां किसी काम से गई थी। ठीक है, मेरा घर तो कहीं और है, मैं किसी काम से वहां गई थी, तो मैं चाहती थी आप लोगों से मिल लूं, जो भी बच्चे। मैं जहाँ अपने घर गई थी वहां पे भी सोच रही थी आप लोगों को बुलाऊं, वहां पे भी मिला जाए, लेकिन नहीं मिल पाए। मुझे पता है छुट्टियां है, सब बच्चे व्यस्त होंगे, तुमने कहा क्या ही डिस्टर्ब किया जाए तुम लोगों को। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों की सहधर्मचारिणी। अब सह मतलब होता है साथ, धर्म मतलब धर्म का पालन करने वाली, और चारिणी मतलब साथ चलने वाली। ठीक है, अर्थात पत्नी होने के कारण पूज्य कस्तूरबा के प्रति राष्ट्र का आदर स्वाभाविक था। यानी अपने पति की बातों को एकदम, बोलते हैं ना, जैसे सीता जी मानती थी, है ना। तो अब वैसे भी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान रहती है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चले जाइए, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी मम्मी माता जी को ही देखिएगा कि पिताजी की बातों को वो किस तरह से, किस हद तक मानती होंगी, है ना। मतलब एक बोलते हैं ना कि जो पिताजी कह दे वही सत्य है, वही सही है, उनकी हर बात को मानना है उन्हें, है ना। आप कहेंगे मैम शहरों में ऐसा नहीं होता है? शहरों में भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, पर शहरों के अंदर क्या होता है कि महिलाएं जो होती है वो थोड़ा सा अपनी बातों को रख पाती हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो बोलते हैं ना, एकदम जैसे एकदम सीधी, एकदम बहुत सीधी होती हैं, और अपनी पति को ही अपना सब कुछ समझती है। हालांकि मैं ऐसा डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, बट
ऐसा आप देख सकते हैं, चाहे होता है ना, कहा जाता है कि एक परिवेश का अंतर आ जाता है ना, आसपास का एक थोड़ा सा आप देखेंगे माहौल का अंतर आ जाता है। शहरों के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी ना लिबर्टी होती है, थोड़ी आजादी होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे वो गलत के लिए नहीं बोलेंगी, पर जो भी बोलेंगे वो बोल पाती हैं। लेकिन ग्रामीण गांव परिवेश में आप चले जाएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ग्रामीण परिवेश के अंदर मतलब 85% महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें वो अपने पति की बात, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो उसको बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम उनके लिए लकीर खींच दी गई है और वो सत्य है। वो नहीं, लक्ष्मण की लकीर जैसे होती है ना, वैसे वो लकीर है, वो सत्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। बिल्कुल वैसी बात होती है। और यहाँ पर जो कस्तूरबा जी थी, वो बिल्कुल अपने, जब आप सोच सकते हैं गांधी जी जिस तरह से राष्ट्र प्रेम के एकदम भक्त थे, तो उस तरह से उनका भी राष्ट्र के प्रति भक्त होना, उनके लिए पूरा अपनी सब कुछ कुर्बान कर देना लाजमी था, स्वाभाविक था। ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्र ने महात्मा गांधी को बापू के रूप में राष्ट्रपिता का स्थान दिया, उसी प्रकार कस्तूरबा को बा के रूप में राष्ट्रमाता कही जाती थी। ठीक है। जिस तरह से गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला था, यानी बापू कहा जाता है, उसी तरीके से उनकी पत्नी को राष्ट्रमाता अर्थात बा कहके, क्योंकि वो गुजरात है ना, तो बा बा करके इस तरह से बोला जाता है, तो उनको बा का दर्जा दिया गया था। ठीक है। परंतु यह सम्मान उन्हें केवल महात्मा गांधी से संबंध के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने उत्कृष्ट मतलब अच्छे चरित्र, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूं अच्छे, आप कह सकते हो अच्छे नहीं, सब बहुत अच्छे चरित्र, आंतरिक सद्गुण यानी उनके अंदर के अच्छे गुण केवल और निष्ठा के कारण प्राप्त हुआ था। अब जो उनको ये टाइटल मिला था, यानी राष्ट्रमाता का जो टाइटल मिला था, वो इस वजह से नहीं मिला था, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ डॉक्टर है तो उनकी वाइफ को डॉक्टराइन कह दिया जाता है, वकील है तो वकलाइन कहा जाता है ना, पंडित है तो पंडिताइन कह दिया जाता है ना, धोबिन धोबी धोबिन, इस तरह से कह दिया जाता है। अब अगर वो नहीं भी है तो भी कह दिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं था कि इनको राष्ट्रमाता इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको उनके पिता सॉरी पत्नी के सॉरी पिता पिता निकल रहे हैं बार बार, पति की वजह से इनको सम्मान मिल रहा हो, नहीं, इनके अच्छे गुणों के कारण उनको ये टाइटल मिला था। इनके अंदर वो खुद क्वालिटीज थी जिसकी क्वालिटीज की वजह से उनको क्या मिल रहा था, ये एक टाइटल मिला था। और क्वालिटीज क्या थी उनके अंदर, कि वो एक निष्ठा यानी एक अच्छी लगन से काम करना, ठीक है, उनके अच्छे चरित्र के कारण और उनके अच्छे गुणों के कारण उनको ये टाइटल यानी ये उनको उपाधि मिली थी। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या भारत, यानी आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में भी किस तरह से गांधी जी ने आंदोलन करा था, तो चाहे वहां का सिचुएशन हो चाहे भारत हो, जब भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने या चारित्र बल की परीक्षा देने का अवसर आया, कस्तूरबा हर बार उस कसौटी पर खरी उतरी। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मबल का परिचय दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे निष्ठा से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। तेजी से बदलते आधुनिक युग में भी भारत ने आर्य सती स्त्री के जिस आदर्श को अपने हृदय में स्थान दिया था, उसी सजीव प्रतिमा कस्तूरबा ही थी। वे त्याग, सेवा, श्रद्धा, पतिव्रता के ऐसे गुणों से युक्त थी जिन्होंने उन्हें सामान्य स्त्रियों से ऊपर उठाकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाया। इसलिए आज भी समस्त भारत में उन्हें श्रद्धा और प्रेम के साथ याद किया जाता है। कस्तूरबा कौन थी? गांधी की पत्नी, गांधी जी की माता, गांधी जी की बहन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। पता है बेटा, अभी क्या हो रहा है ना, अब अपने मम्मी तक के एज को देखेंगे और उससे पहले वाली एक एक और पुरानी पीढ़ी को देखेंगे, तो पहले क्या होता था ना कि पति पत्नी में एक बैलेंस होता था, एक सम्मान होता था, एक धैर्य, एक धीरज। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ आप लोगों के सामने, अभी आप बहुत छोटे हो इन सब चीजों के लिए, बट आप ये चीजें सोच पाओगे, अपने आसपास देख पाओगे, अपने माहौल में देख पाओगे कि आप अपनी मम्मी को देखेंगे, अपने पापा को देखेंगे, उनके आपसी रिश्तों को देखेंगे, चाहे मम्मी हो, है ना, मम्मी पिताजी का नाम आपके घर में होगा, बिल्कुल नहीं लेती होंगी, है ना। और हो सकता है बहुत घरों में ऐसा होता है कि पिताजी भी अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कोड वर्ड्स में बोल देते हैं, बट कभी ऐसे कहीं जरूरत पड़ जाती है तो बोलते, अदरवाइज नहीं बोलते हैं, है ना।
और शादी जैसे रिश्ते को ना निभाना क्या होता है, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज, जैसे पहले तो शादियां बिल्कुल भी लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, है ना, उसके बावजूद इतने अच्छे से निभा दिए जाते थे। और आज की जो हम मॉडर्न संस्कृति को देखते हुए, मतलब हमें अपनी बात रखनी है, हमको दबाया गया, इस तरह से महिलाएं सोचती हैं, नहीं, चीजें उनके दिमाग में डाली गई हैं। और वो उस चीज को देखो, समाज के अंदर बुराइयां हैं, मैं ये तो कहती नहीं हूँ कि नहीं है, लेकिन हर किसी के साथ ये सब हो नहीं हो सकता ना, है ना। अगर वो हो सकता है कि समाज में 25% महिलाओं के साथ हो, तो 75% की महिलाएं अच्छे जोन में है ना, तो वहां पर भी वो उन महिलाओं का एक दायरा देकर कि हाँ उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमें भी बोलना चाहिए। वो करते करते ना आज ऐसे सिचुएशन आ गई है कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता है ना, वो टिक ही नहीं पा रहा है ना। आप देखो ना कि मतलब अब कोई भी किसी से मतलब बोलते हैं ना, बात नहीं सुनना चाहता, किसी की बात को रखना सुनना ही नहीं है। हाँ आप गलत हो, मैं सही हूं, तो या मतलब आदमी पक्ष की बात करें चाहे औरत पक्ष की बात करें, दोनों की बात करते हैं, दोनों अपने मतलब मुद्दों को रखते रखते इस तरह से अलग हो जाते हैं, और अलग होना इतना आसान होने लगने लगा कि अब रिश्तों के कोई मायने ही नहीं रह गए। पहले ऐसा नहीं था, इसी वजह से देखो ना समाज इतने स्मूथली चल रहा था। हाँ कमियां थी, बुराइयां थी, तो उन बुराइयों को दूर करना था, शादी जैसे रिश्ते को तोड़ना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन समाज अब इस धारा पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो हमारी है ना, वो अब बोलते हैं ना जैसे मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, वो वाली सिचुएशन में जर्जर होती जा रही है। चलिए, गांधी जी की पत्नी, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट। 93.7% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, बताओ बताओ, क्या आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो। हाँ चलिए, कस्तूरबा का औपचारिक शिक्षण अधिक नहीं था। आप देखेंगे कि ऑफिशियली उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, अनपढ़ कही जा सकती थी, और उनका भाषा ज्ञान भी एक साधारण देहाती महिला से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में रहने के कारण वे कुछ अंग्रेजी शब्द समझ लेती थी और बोल भी सकती थी। विदेशी मेहमानों से बातचीत में वे अपनी थोड़ी सी अंग्रेजी के संवाद कर लेती, जिससे कभी कभी हंसी मजाक का वातावरण भी बन जाता था। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट वो माहौल में थोड़ा बहुत हंसी मजाक में बात कर लेती थी, ठीक है। यस एग्री करते हो बिल्कुल। तो तुम भावी पीढ़ी होने वाले हो, तो थोड़ी अपनी संस्कृति को बचाए रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा को भगवत गीता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। कोई उन्हें पढ़ाने वाला मिल जाता तो वह बड़ी भक्ति के साथ गीता का अध्ययन करती। पढ़ाई अधिक आगे न बढ़ पाने के बावजूद वे बार बार प्रयास करती रही। फिर क्या हुआ कि अंगखा महल की जेल में भी उन्होंने कई बार गीता का पाठ आरंभ किया और निरंतर अभ्यास किया। अपने सरल स्वभाव, धार्मिक आस्था, निष्ठा, धैर्य और आदर्श नारित्व के कारण कस्तूरबा गांधी भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। वे केवल महात्मा गांधी की पत्नी ही नहीं बल्कि भारतीय स्त्रीत्व की गौरवमयी प्रतिभा थी, जिनका जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चलिए, निम्न में से कौन सी कस्तूरबा का चारित्रिक विशेषता है, बताएंगे आप लोग। आदर्श भारतीय नारी की धैर्य और सरल स्वभाव की, धार्मिक आस्था, या सभी। तो रेट पड़ेगा भैया, मेरी क्लास में है, ऐसे सवाल पूछते हो तुम लोग। मुझे लगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, मैं एकदम ध्यान से पढ़ने गई। चलो जल्दी से बताओ, का हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए, ठीक है, नहीं, सभी होगा। भाई वो आदर्श भारतीय नारी थी, धैर्य भी था उनके अंदर, सरल स्वभाव की थी, धार्मिक आस्था भी रखती थी, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 89.2% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए, अब आगे गद्यांश आ रहा है। अब देखो, चैप्टर हमने करा, चैप्टर के ऊपर ही वो लाइन आ जाती है, गद्यांश आ जाता है, हमने अभी पढ़ा था।
और आपसे इसको आंसर कर सकते हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी में सफलतापूर्वक पार हुई थी। ठीक है, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचाना है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर पहले हमने व्याख्या में पढ़ी थी, समझी थी, मतलब लाइन पीछे भी आई थी। तो सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि उपयुक्त गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं काका कालेलकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक निबंध से लिया गया है, जो गांधी युग के जलते चिराग नामक पुस्तक से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या करनी है। जब भी दक्षिण अफ्रीका या भारत में सरकार के खिलाफ संघर्ष हुआ और सत्य, साहस और चरित्र की परीक्षा का समय आया, तब कस्तूरबा गांधी ने अपने मजबूत चरित्र, सच्चाई और साहस से खुद को साबित किया। अर्थात उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर अपनी श्रेष्ठता दिखाई थी। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन थी, आराम से कर लोगे। किसी योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है, तो उनकी अच्छाई के कारण कौन कौन सी, जैसे सत्य बोलना, धर्म त्याग करना, साहस, चरित्र की शक्ति के कारण उनको क्या करता है, पूजता है। निम्न में से कौन सी रचना काका कालेलकर की है? जीवन काव्य, जीवन सर्वोत्तम, हिमालय प्रवास या इनमें से सभी? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा की निष्ठा का दूसरा केंद्र तुलसी रामायण थी। ठीक है, पहला तो वो क्या पढ़ती थी, पहला वो क्या पढ़ती थी कि गीता का पाठ उन्हें बहुत अच्छा लगता था, दूसरा उन्हें रामायण बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, हाँ, दोपहर में जब उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो वह बड़े अक्षरों में छपे रामायण के दोहे चश्मा लगाकर पढ़ती। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता था। यद्यपि वह रामायण को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, फिर भी तुलसीदास द्वारा वर्णित सती सीता आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात मतलब होता है उतारना, मतलब अपनाना। मैं अपनाना लिख लेती हूँ, ज्यादा सही समझेंगे आप। पूरी तरह से अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया था, अपना लिया था। ठीक है, मतलब वो सीता जी से इतना इंस्पायर हो गई थी कि वो अपने आप को उनके, मतलब बोलते ना कि उनकी रोल मॉडल थी, उनके जैसे ही वो सारे नियमों को पालन करना चाहती थी। ठीक है, और स्वयं सती सीता के समान बन गई। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इनमें से कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। यानी काका कालेलकर कहते हैं कि दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तो है शब्द और कृति। शब्द मतलब शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं ना। आप देखो ना कि आप किसी से क्या बात कर रहे हो, वो शब्दों के माध्यम ही है। आप ऐसे शब्द उच्चारण करो कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जा रहा है, और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे आप सामने वाला सुनकर आप पर क्रोधित हो जा रहा है। तो शब्द के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कृति मतलब शब्दों द्वारा कृति लिखी जाती है, कोई रचना लिखी जाती है, तो उसकी भी बहुत अहमियत होती है। यही बात इसके अंदर लिखा गया है। महात्मा गांधी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से किसी अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। ठीक है, संदर्भ सेम रहेगा। व्याख्या में शब्दों में बहुत प्रभाव होता है, वे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, आंदोलित कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सच्ची शक्ति कर्म है। ठीक है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कर्म है, कृति की होती है, क्योंकि कर्म के विचारकों को साकार रूप देता है। अर्थात केवल बोलने का उपदेश देने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना भी वास्तविक परिवर्तन आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने केवल बोला नहीं, कर भी दिखाया। ठीक है, जब उन्होंने ये चीज कही कि हमें सूती वस्त्र पहनने हैं, खादी वस्त्र पहनने हैं, है ना, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा था कि मतलब हमको बोल दिया और खुद कोट पैंट पहनकर घूमते हो, नहीं। उन्होंने सबसे पहले वस्त्र त्यागे, ठीक है, और एक धोती के अंदर कि भाई हम अपने ही घरेलू उत्पादों को रखेंगे, सर्वोपरि रखेंगे। तो आप देखो कि वो उस चीज को मानते भी थे, खुद भी फॉलो करते थे। अगर कोई भी आंदोलन करना होता था जिसमें उन्हें भूखा रहना होता था, तो वो खुद भी भूखा रहते थे और कस्तूरबा जी को भी भूखा रखवाते थे। ठीक है, तो वो पहले खुद फॉलो करते थे और फिर दूसरों से ये चीज करवाते थे। अब देखो, ये हो सकता है कि किंवदंतियों में इस पे पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। एक बार की बात है, कहा जाता है कि जब उस समय
सभी आपको पता है भारत के अंदर बहुत ज्यादा वर्ण व्यवस्था के कारण धर्मों के बीच में और जात सब धर्म को थोड़ा साइड कर दे, जातियों के बीच बहुत ज्यादा भेदभाव था। और गांधी जी जानते थे ये बात कि जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आखिरी आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन, तो उस आंदोलन से पहले सबको एकत्र किया गया, मतलब सभी जातियों में भाईचारा बढ़ाने का बहुत प्रयास करा गया था, है ना। और ये शुरुआत गांधी जी ने करी। तो जब ये चीज करी गई तो साथ ही साथ उन्होंने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो वॉशरूम होता था ना, मतलब उनके वहां का आश्रम का, तो उसे खुद कस्तूरबा जी साफ करती थी, चाहे वो छोटा आए चाहे कोई बड़ा आए, ऐसा मैंने सुना था। मतलब कहीं पढ़ा था किसी चीज में, मे बी वो गलत भी हो, मैं इस चीज पे श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, ये चीज था कि वो उनसे ही साफ करवाते थे ताकि उनके अंदर से ये भावना खत्म हो जाए। ठीक है, तो गांधी जी जो कहते थे वो करते भी थे। वहीं पर अगर हम बात करें कस्तूरबा जी की, तो वो मतलब वो पढ़ी लिखी तो उतनी नहीं थी, लेकिन हाँ वो कर्म को ही सब कुछ मानती थी। देखो, यहाँ पर दो बात लिखी हुई है, काका कालेलकर ने लिखा कि दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। एक है शब्द, यानी आपकी बोली। आप अपनी बोली से किसी को इतना मोटिवेट कर सकते हो कि वो युद्ध जीत सकता है, और आप अपनी बोली से सामने वाले को इतना डिमोटिवेट कर सकते हो कि सामने वाला जीता जीता वह युद्ध हार जाए, है ना। आप कभी महाभारत को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को मोटिवेट करा कि वो युद्ध, मतलब इतनी कम सेना होने के बावजूद, इतना मतलब अभाव होने के बावजूद वो जीत जाते हैं, और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद दुर्योधन हार जाता है ना। तो इतना, मतलब होता नहीं कि हमारे शब्द में इतनी शक्ति होती है कि हम सामने वाले को कितना इंप्रेस कर सकते हैं, कितना इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि गांधी जी में बहुत अच्छी थी, और साथ ही साथ कर्म में भी थी। लेकिन कस्तूरबा जी जो थी वो कहती थी कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से भी होता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो नर्म थी, ठीक है। इसके बाद कर्मठ थी, त्यागमयी थी, आदर्श महिला थी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द और कृति का अर्थ, तो आप बता देंगे। गांधी जी ने किसकी उपासना की थी? तो शब्द और कृति दोनों की। कृति मतलब कर्म। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा महात्मा गांधी किस ग्रंथ को पढ़कर आदर्श जीवन जीती थी? भगवत गीता, तुलसी, रामायण, वेद या महाभारत? अब हम क्या करें, आदर्श जीवन जीती थी। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कस्तूरबा महात्मा गांधी किस ग्रंथ को पढ़कर आदर्श जीवन जीती थी? भगवत गीता, तुलसी रामायण, वेद या महाभारत? गलत मत करना, पढ़ती वो दोनों थी, लेकिन आदर्श जीवन किसी एक से वो इंस्पायर हुई थी। चलो बताओ। हाँ जी, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से बेटा। ऑप्शन बी, ठीक है, तुलसी रामायण। ठीक है, तो 71.1% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। मुझे पता है तुम लोग भगवत गीता भी करने वाले थे। भगवत गीता से वो इंस्पायर नहीं हुई थी, मतलब उनको पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ना मतलब वो किसी से सुनती थी, वो उतना अच्छा पाठ नहीं कर पाती थी। पर रामायण उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और सीता जी से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थी, मैंने ये बताया बेटा चैप्टर में अच्छे से। चलो थोड़ी देर के लिए तुम लोगों को साइलेंट करते हैं ताकि तुम ध्यान से चैप्टर पढ़ पाओ। जब डॉक्टर ने कस्तूरबा से धर्म विरोध भोजन कर लेने को कहा, है ना, एक बार एक ऐसा होता है कि उनसे कहा जाता है धर्म विरोध, यानी हो सकता है उनको मांस मच्छी खाने को कहा गया हो, ठीक है। तो उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया, केवल कहा मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जीने के लिए अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं है ना, तो मुझे ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहूंगी। कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर भले ही मौत आ जाए, उनका यह दृढ़ निश्चय केवल सरकार के सामने ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी के कठोर शब्दों के सामने भी अडिग रहा। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। अनुसरण मतलब होता है
उनकी बात को मानना। ऐसी उनकी श्रद्धा ने उन्हें धर्म के मामलों में हमेशा महात्मा जी के मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मेरे लिए कस्तूरबा के प्रथम दर्शन शांति निकेतन में सन 1915 में हुए। महात्मा गांधी यानी काका कालेलकर जब मिले थे, कब मिले थे? 1915 में मिले थे। ठीक है। महात्मा गांधी के आगमन पर स्वागत समाप्त होते ही सभी ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच चबूतरे पर महात्मा जी और कस्तूरबा सो गए और हम सब आसपास सो गए। उस दिन मुझे लगा कि मानो हमें आध्यात्मिक माता पिता मिल गए हों। उनके अंतिम दर्शन बिड़ला हाउस में हुए जब उन्हें महात्मा गांधी के साथ गिरफ्तार किया जाना था। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, अन्यथा नहीं। सभा में जाने का उनका निश्चय पक्का था और उन्होंने सरकारी अमलदारों में भी यह उत्तर दिया था। अंगखा महल के में कैद में उन्हें कोई भौतिक तकलीफ नहीं हुई, फिजिकली उन्हें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, परंतु कैद का विचार ही असह्य होता है। मतलब अगर आपको कैद करके पीड़ा दी जाए, है ना, वो तो बहुत ज्यादा होता है। इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर अगर आपको कहीं एक जगह कैद कर दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है। थोड़े टाइम के लिए जब हम बीमार हो जाते हैं, हम बिस्तर पे आ जाते हैं, जबकि हम बिस्तर पे अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो भी हमें लगता है यार कब इस बिस्तर से उठकर हम जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम हो गया पड़े पड़े, है ना। तो सोचो आपको एक कमरे में कैद करके दे दिया जाए और आप बिल्कुल अजीब सा लगेगा, कब लगेगा कि हम बाहर जाए, है ना। तब आजादी की अहमियत समझ में आती है। तो मुझे यहाँ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। उनके इस मूक बलिदान से अंग्रेजों की नींव डगमगा गई थी। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत वैभव नहीं चाहिए, कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया भी चलेगी। ठीक है। कस्तूरबा के ने कर्म और कृति को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखा था। सर्वोपरि का मतलब होता है बेटा सबसे ऊपर रखना। जीवन सिद्धि प्राप्त की। उनके सामने कर्तव्य स्पष्ट था और वे किसी भी चर्चा में संदेह न दिखाते हुए तुरंत निर्णय ले लेती थी। आश्रम में वे सभी के लिए मां समान थी। बच्चों की भूख हो या किसी कार्यकर्ता की सहायता, वे हमेशा प्रेम और उत्साह से सेवा करती। शरीर थक जाने पर, बीमार या उम्र के बावजूद भी रसोई और आश्रम के कार्यों को वे निरंतर करती रखती थी। भले ही कस्तूरबा अशिक्षित थी, पर उन्होंने संस्था चलाने की जिम्मेदारी पूरी लगन और सूक्ष्मता से निभाई। ठीक है। और वे आश्रम के मामलों की जानकारी वे प्रश्न पूछकर या अखबार देकर प्राप्त करती और हर समय कार्य और सेवा में निष्ठा बनाए रखती थी। महात्मा गांधी ने के जेल में होने पर कस्तूरबा को कई बार राजकीय परिषदों और शिक्षक सम्मेलनों का अध्यक्ष बनना पड़ा। उनके भाषण लिखने का काम लेखन ने किया, यानी काका कालेलकर ने करा, परंतु भाषण की दलीलें कस्तूरबा स्वयं देती थी। उनके उपसंहार भाषण सरल भाषा में होते हुए भी परिपूर्ण और प्रभावशाली होते थे, जिसमें वो परिस्थितियों की समझ और अनुशासन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। मतलब क्या होता था कि जब गांधी जी अवेलेबल नहीं होते थे, तो कई बार कस्तूरबा जी को जाना पड़ता था और उनको स्पीच लिखकर यानी भाषण लिखकर दिया जाता था, फिर भी वो अपने शब्दों में उस चीज को कहती थी। और जब वो उस चीज का निष्कर्ष देती थी तो वो अपनी बात को रखती थी, अपने मत को रखती थी, जो कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल कितनी बड़ी बात कह रही हो। और जैसे बोलते एक पढ़ा लिखा इंसान बोलता था, वैसे कस्तूरबा जी बोला करती थी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है। तो कहते हैं ना कि संगत का असर हो ही जाता है, वैसा ही कहीं ना कहीं कस्तूरबा जी के साथ था भी। चलिए, कस्तूरबा गांधी ने अंगखा महल में रहने के दौरान किस चीज को प्राथमिकता दी थी? महल का वैभव या भौतिक सुख, सेवाग्राम की कुटिया और सेवा कार्य, निजी आराम और मनोरंजन, यात्रा और पर्यटन? चलो बताओ। फटाफट से बताएंगे बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर एक साथ आप लोगों के डाउट ले लूंगी। ठीक है। चलिए बताइए। समय समाप्त हुआ। हाँ, तो भाई सेवाग्राम की कुटिया और सेवा कार्य। ठीक है। उन्होंने कहा भी था ये चीज, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 83.76% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, वही चीज यहाँ पर आती है, मतलब अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, मैं उसी लाइन को रिपीट करूंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं।
असाधारण मौका मिलते ही उतनी ही असाधारण कसौटी आप पड़ने पर उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिकम सद्गुणों व्यापक किए और उन्होंने जोरों पर हम समय जीवन सिद्ध हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में वे छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधक की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरीय होता है, चाहे कितनी भी बड़ा प्रसंग आ जाए आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो। चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा ने केवल अपने संस्कार, पतिव्रत, कुटुंब वत्सलता, वत्सलता मतलब होता है जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, कुटुंब का मतलब होता है घर, ठीक है। तो और तेजस्विता के बल पर महात्मा गांधी के समान आदर्श स्थापित किए। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई सहित संपूर्ण देश अत्यंत श्रद्धा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। स्वतंत्रता से पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण कर लोग अपनी तेजस्विता को अधिक प्रबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कस्तूरबा ने अपने स्वभाव से प्राप्त पारिवारिक गुण, यानी उन्होंने अपने परिवार से बोल सकते हो कि उनको एक गुण मिले थे। क्या थे? जैसे प्रेम करना, सहनशीलता, सेवा, त्याग, धैर्य को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं करा था, बल्कि वो राष्ट्र के लिए यानी सबके लिए समान रूप से दिखाया था, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के स्तर तक फैलाया। इन सद्गुणों की शक्ति के सहारे उन्होंने हर परिस्थिति में जीवन की सफलता प्राप्त की। लेखक कहना चाहता है कि कस्तूरबा का महानता का आधार उनके जन्मजात नैतिक और पारिवारिक गुण ही थे, जिन्हें उन्होंने पूरे ही जीवन में कर्म के रूप में प्रकट किया था, ठीक है। अब देखो, बोलते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं होता ना, कोई अच्छा है तो एकदम एक अभी अच्छा बना होगा, उसके अंदर उसके संस्कार ही कहे जाते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कई बार कि बेटा जब आप अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखा करो कि भाई आप जब भी कोई शब्द बोल रहे हो तो आपके संस्कार झलकते हैं, है ना, ये चीज आपसे कही जाती है। तो उसी तरीके से जब भी कोई अच्छा इंसान होता है जो अच्छाई दिखा रहा होता है तो उससे उसके संस्कारों का पता चलता है। और यहाँ पर काका कालकेलकर भी यही बात कह रहे हैं कि उनके अंदर ये अच्छाई, ये जो उनके अंदर एथिक्स थे, नैतिक गुण थे, वो उनके अंदर बचपन से ही विद्यमान थे, जो उनको उनके परिवार से मिले थे, ठीक है। चारित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चरित्रवान यानी जिसका कैरेक्टर चरित्रवान, अच्छा, चरित्रवान का मतलब होता है कैरेक्टर अच्छा होना। मनुष्य को अपनी शक्ति का केवल गुणाकार करना चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए, अर्थात कठिन परिस्थितियों में वह अपने अच्छाइयों और आत्मबल को अधिक बढ़ा देता है। चरित्रवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है कि वह हर परिस्थिति में अच्छे गुण, सत्य और धर्म का पालन करता है। किसी साधना का तेज लोकोत्तरीय क्या होता है? सूक्ष्म प्रमाण या छोटे पैमाने पर की गई शुद्ध साधना को तेज लोकोत्तरीय होता है, अर्थात छोटे छोटे सत्कर्मों से उत्पन्न शक्ति बहुत महान और अद्भुत होती है। यानी छोटे छोटे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो तो आगे चलकर बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाती है, यही बात इसमें कहा गया है। चलिए एक सेकंड, मुझे लग रहा है यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो गया। हाँ, कस्तूरबा गांधी ने श्रेष्ठता और महत्ता किससे आई? बाहरी शिक्षा और बड़े पुरस्कारों से, उनकी कौटुंबिकम यानी उन कौटुंबिकम का मतलब उनके परिवार घर से, ठीक है, सद्गुण से, संस्कार और तेजस्विता से, महल और वैभव से, यात्रा और पर्यटन से। चलिए बताइए। ओके, तो बेटा जी नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीक हमारी ट्यूसडे को तो छुट्टी हो गई, ट्यूसडे अदरवाइज हमारी क्लास होती, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी वीक आएगा हमारा, मतलब जो अगला हफ्ता अपना आएगा, हाँ, तो जहां तक मुझे आशा है कि अपनी मंगलवार को क्लास होगी, छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल लीव नहीं होती है तो हमारी उस दिन क्लास होगी, मैं वो क्लास लगवाऊंगी, आप लोगों को पहले अपडेट दे दे रही हूँ, ठीक है। इस वीक में आपकी सिर्फ 3 क्लासेस रहेंगी, वापस से फिर नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा उसमें हमारी 2 ही क्लास चला करेंगी। एक हमारी कब चलती है, जल्दी से बताओ, मंडे को, है ना, और अपनी एक फ्राइडे को, है ना। हम्म, तो ऐसी हो जाएगी आपकी कक्षा, ठीक है बेटा जी। बाकी जो अभी अपना आने वाला अपकमिंग वीक है इसके अंदर ट्यूसडे को भी हमारी कक्षा होगी, अगर कोई छुट्टी नहीं आती है तो, ठीक है, पहले बता दे रही हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा इसका राइट। नो 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 नो, फिर से चलेगा? अरे
दोबारा से टाइम दे रही हूँ, कर लो एक बार और। फिर से पोल स्टार्ट हुआ है बेटा, एक बार करो। हम्म। ओके बेटा, क्लास खत्म नहीं हुई है। नहीं नहीं, मंडे की छुट्टी नहीं रहेगा। मंडे को क्या आ रहा है? मंडे को आई थिंक क्लास रहेगी बेटा अपनी। आपको अपडेट मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। मंडे का भी अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। छठ पूजा अपनी बताना एक बार मुझे, जहां तक याद है मंडे को अपना आखिरी सुबह का अर्घ वाला आई थिंक है ना, तो फिर तो क्लास होगी आपकी। क्लास है, छुट्टी नहीं है उस दिन, क्लास होगी उस दिन, ठीक है। मंडे को क्लास रहेगी, एंड ट्यूसडे भी रहेगी, फ्राइडे भी रहेगी। हाँ, संडे को तो वो है, मंडे को सुबह वाला है, तो डेफिनेटली आपकी क्लास होगी, छुट्टी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, मंडे को शाम को है। अगर मंडे को शाम को है, तब मे बी हो सकता है क्लास ना हो। हम्म। आपको एक दिन पहले बेटा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जहां तक मुझे एक आइडिया है कि अगर शाम को है, क्योंकि मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी होती थी, तो शाम को अगर मेन जो अर्घ का टाइम होता है शाम वाला अगर होगा मंडे को, तो डेफिनेटली क्लास नहीं होगी हमारी। बट फिर भी आपको अपडेट मिल जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट, हम इसको देख लेते हैं। 96.61% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब इस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। कस्तूरबा के एक आदर्श और भारतीय नारी के कौन कौन से गुण गुण विद्यमान थे, तो हमने बार बार पढ़ लिए थे कि त्याग करना, सहनशीलता, है ना, ये सारे गुण थे। स्वयं शिक्षा के अभाव की पूर्ति बा ने किस प्रकार करी थी, तो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने भाषा ज्ञान को अच्छे से समझा था, ठीक है। और सिर्फ बातचीत करके लोगों से सीख गई थी वो। शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है, कस्तूरबा के संबंध में सह उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। तो दुनिया में दो शक्ति होती है, शब्द और कृति की। शब्द मतलब होता है, शब्द में बहुत शक्ति होती है, पर कृति कर्म में उससे ज्यादा होती है, क्योंकि कस्तूरबा जी इस चीज पर विश्वास करती थी कि कर्म कहने से मतलब कहना आसान होता है, करना कठिन होता है, तो कर्म में ज्यादा बल होता है, ठीक है। यही बात इसमें कही गई है। आगे, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ से 10 महत्वपूर्ण वाक्य लिखिए। तो आपको जो वाक्य अच्छे लग रहे हैं आप लिख सकते हैं। कस्तूरबा से संबंधित संक्षिप्त गद्यांश लिखिए, वही सेम इसमें भी आ जाएगा। कस्तूरबा के मूक किंतु तेजस्वी बलिदान की कहानी लिखिए, मीन्स वही बार बार क्वेश्चन घूम घूम के आएगा, ठीक है। प्रसंग घटनाओं का वर्णन करिए, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के पाठ भाषा शैली बताइए। तो भाषा शैली में आप लिख सकते हैं विवेचनात्मक है और अपेक्षाकृत संस्कृत निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कस्तूरबा के गुणों को अपने शब्दों में लिखिए, पतिव्रता नारी, मतलब वही घूम कर ना क्वेश्चन रिपीट होकर आए हुए हैं बस। काका कालेलकर की भाषा शैली वही सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे गए हैं, सेम है। जहां तक ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी मेरा कर्म है आप लोगों को बता देना, करा देना। और अपठित गद्यांश पद्यांश से आते हैं तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं आप लोगों के डाउट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें, किस चीज को लेकर बेटा अनन्या, किस चीज में कंट्रोल करना है आपको? हम्म। ओजस्वी का मतलब होता है बेटा, मतलब बोलते हैं ना कि कोई अपने काम को बहुत अच्छे से जब करता है तो उसके अंदर वो चीज दिखाई देने लग जाती है। मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है किसी काम को करने में, तो वो काम दिखता है कि यार ये काम कितनी अच्छे से कर रहा है, उसके चेहरे पर वो तेज होता है, ठीक है। वही बात इसमें कही गई है। समीर, लोकोत्तरी यानी लोक से हटकर, ठीक है, लोगों से हटकर। बेटा साजिया, अगर हम बात करें तो वो बहुत जगह स्पीच भाषण देने की अगर बात आती है तो बहुत जगह भाषण देते थे, है ना। आप एक जगह थोड़ी ना देते थे, वो तो आंदोलन करते थे, वहां पर भी देते थे, सभाओं के बीच में भी देते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था, वहां पर भी भाषण देते थे। वो डिपेंड करता है कि वो आप किस आंदोलन से उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है साजिया। बाकी वो अपनी बातों को मैगजीन में पत्राचार के माध्यम से लोगों तक ज्यादा पहुंचाते थे।
हम्म। बेटा इसके अंदर बताया है कि स्वभाव सिद्ध कौटुंबिकम, यानी जो कस्तूरबा जी के अंदर जो ये गुण पाए जाते थे वो उनके परिवार के अच्छे गुणों को ही दिखाता है, कि उनको ये जो चीजें मिली थी, यानी उनके अंदर जो इतनी क्वालिटीज पाई जाती हैं वो उनके परिवार और उनके संस्कृति है ना, उनको वो एक बोलते हैं ना धरोहर के रूप में मिली हुई थी। ये बात सिद्ध होती है जब उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे। ठीक है, यही बात इसके अंदर इसमें लिखी गई है। आगे। हम्म। परोपकार मतलब होता है दूसरे ऊपर उपकार करना, हेल्प करना किसी की। ठीक है आलोक। हम्म। बिल्कुल बेटा। निष्ठा का मतलब यशी लग्न होता है, बहुत बोलते हैं ना पूरी लगन के साथ काम करना। पर जरूरत नहीं थी ना आराध्या। कसौटी मतलब होता है किसी भी परीक्षा पर खरा उतरना। ठीक है, परीक्षा, कसौटी मतलब परीक्षा कह सकते हो आप। हम्म। तीसरी चौथी लाइन, एक दो तीसरी चौथी, हाँ भाई उन्होंने जो कर्म काम किए थे, गांधी जी को अगर महात्मा मतलब राष्ट्रपिता कहा जाता था तो उनको राष्ट्रमाता कहा जाता था और उनको बा कहकर बुलाया जाता था। और वो इसलिए कह करके कि उनके अंदर मतलब ऐसा नहीं था कि उनको गांधी जी की वजह से उनको राष्ट्रमाता कहा जाता था, बल्कि उनके अच्छे गुणों के कारण, ठीक है, उनको राष्ट्रमाता का दर्जा मिला था। ये बात कही गई है नंदिनी। चलिए, तो यहाँ पर काफी हो चुके हैं आप लोगों के डाउट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, रागिनी मौर्य पहले नंबर पे है, फिर अम्बरीश है, नितिन है, अनुष्का है, सत्यम है, आकांक्षा है, श्लोक है, मनोज है, दीपक है, एंड यूपी देव है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है, और बाकी बच्चे एक बार अपनी बुक में इस चैप्टर को और एक बार रिपीट करके पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मैंने इसको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में रखा था आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा आपको कठिन कठिन शब्द मिलते हैं जो अंडरलाइन किए हुए, तो इसलिए मैंने उसको व्याख्या कर दी। बाकी आप देखोगे कि मैंने इसको थोड़ा सा बदल कर इसीलिए रखा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए, तो अभी हम करते हैं इस क्लास को यहीं पर एंड। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय।